प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूँ चंद्रहास मिश्र और आज हिंदी विषय में गद्य खंड भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके पूर्व इसको आप लोगों ने पढ़ा है। आज द्वितीय भाग में अर्थात कक्षा 10 हिंदी विषय के गद्य खंड में भारतीय संस्कृति पाठ, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उसके द्वितीय भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं उस पाठ से संबंधित दूसरा जो भाग है, जिसमें गद्यांश है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास से लेकर के आगे अधिक व्यापक है, इस अन्वित का आज अध्ययन किया जाएगा। तो आइए और अपने पाठ से संबंधित इन चीज़ों को जानिए, जिसके पहले आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की संक्षिप्त जीवनी, साथ ही साथ इस पाठ का भारतीय संस्कृति पाठ का जो विभिन्नता है, इसके विषय में चर्चा की गई थी। आज कुछ अलग ढंग से, या चूँकि लेखक अपने देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो उन्होंने जो सुझाव दिया, उस सुझाव के माध्यम से आज आपके पाठ्यक्रम में कुछ उनके अंश रखे गए हैं, जिसमें आज हम शुरू करते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों से आप अपने को सुरक्षित रखकर हम उसका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, यह प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। इसलिए लेखक ऐसा बताते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के दोनों विकास, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में और औद्योगिक उद्योग के क्षेत्र में जो विकास के उदंड परिणाम हैं, अर्थात जो भयानक परिणाम निकलने लगेंगे, से अपने को सुरक्षित रखकर उसका जो भयानक परिणाम है, उससे हम अपने आप को सुरक्षित रखें और उसका उपयोग अपनी रीति से, अर्थात जो वैज्ञानिक खोज हो रहे हैं, जो औद्योगिक विकास हो रहा है, उस वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के साथ साथ उसे हम अपनी रीति में किस प्रकार से सही ढंग से उसका सही दिशा में प्रयोग करें, इस पर विचार व्यक्त करते हैं लेखक कि इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। यह सुझाव है अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति का इस पाठ के माध्यम से कि औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास के उदंड जो परिणाम हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इसको अपनी रीति से हम कैसे, किस प्रकार से इसका प्रयोग करें, इस बारे में इन्होंने दो बातें बताई है। कि पहली बात तो यह कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत, प्रकृतिजन्य का अर्थ हुआ प्रकृति से स्वतः पैदा हुई, अर्थात प्राकृतिक, और मानवकृत का तात्पर्य है जो मानव के द्वारा किया गया, मानव के द्वारा निर्मित किया गया, विपदाओं के पड़ने पर, अर्थात दोनों विपदाएं समय समय पर आती रहती हैं। एक तो प्राकृतिक विपदा कहलाती है, दूसरा मानवकृत विपदा है। विपत्ति पड़ने पर भी हम लोगों को सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई, हम लोगों की, अर्थात यह सब कुछ आता रहा समय समय पर। कभी कभी विदेशियों ने आक्रांत किया, कभी कभी प्रकृति ने आक्रांत किया, और उसमें भी हम उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सदैव हम लोग सृजन की तरफ, अर्थात निर्माण की तरफ ही जो हमारी शक्ति थी उस दिशा में चलती रही, न कि विध्वंसकारी हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, अर्थात कभी शक आए, कभी हुण आए, कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, कभी कुछ आए, हर तरह से लोग आते रहे। यह साम्राज्य बने और फिर मिटे, एक गए एक आए, एक गए एक आए, आते गए मिटते गए। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय, अर्थात कभी किसी तरह का संप्रदाय, कभी किसी तरह का संप्रदाय, यह समय समय पर उत्थान और पतन होता रहा, आते रहे और जाते रहे। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, विदेशी हमारे ऊपर शासन भी किए, हम उनकी गुलामी की जंजीर में जकड़े भी गए और उनके पैरों द्वारा पददलित होकर के, अर्थात पैरों से कुचले भी गए। हम पर प्राकृतिक और मानव ने अपने
अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए। ऐसा हमारे पूर्वजों का आप इतिहास को देखेंगे तो इस तरह से बहुत सी ज्वलंत उदाहरण आपके सामने आएंगे, जिसमें ऐसा पता चलता है कि प्राकृतिक और मानवों ने विभिन्न प्रकार के आने वाले जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं उनके द्वारा हम बार बार जो है इस अनेक बार मुसीबत के पहाड़ ढा दिए गए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, अर्थात हमारी संस्कृति उसके बाद भी बनी रही, यह समाप्त नहीं हुई। हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। फिर भी इन सभी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आने पर जो प्रतिकूल रही, उसके बाद भी हम अपने सृजन कार्य में सदैव लगे रहे। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके, अर्थात जिस समय पूरी तरह से बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति थी, उसमें भी हमारे देश में, हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे मनीषी पैदा हुए, कुछ ऐसे कर्मयोगी पैदा हुए जो पुनः इस लड़खड़ाती हुई व्यवस्था को संभालने का, सुधारने का और फिर नए रास्ते पर लाने का प्रयास किए। ऐसे हमारे देश में अनेक मनीषी और कर्मयोगी पैदा हुए जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते, अर्थात वह जाकर के संसार में बड़े ऊंचे पद को प्राप्त करने वाले होते। ऐसे हमारे मनीषी और कर्मयोगी इन्हीं दुर्दिनों में हमारे देश में, हमारी संस्कृति में पैदा होते रहे। अपनी दासता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ लेखा कहता है कि जब हम पूरी तरह से दासता की जंजीर में, अर्थात अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे, दासता की जंजीर में जकड़ चुके थे, तो उन दिनों में गांधी जैसे कर्मठ और धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, जिन्होंने कर्म के बल पर और धर्म के बल पर दोनों तरह से, दोनों में निष्ठा रखते हुए इस देश में वह अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति लाने का काम किए। रविंद्र जैसे मनीषी कवि को, जो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि पैदा हुए, अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को, महर्षि अरविंद और रमण जैसे योगी को भी पैदा इसी दुर्दिन में होना पड़ा और किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान, अर्थात जिसका लोहा दुनिया के सभी विद्वान मानते हैं, ऐसे उद्भट विद्वान भी हमारे उसे दुर्दिन के समय में, बुरे दिनों में ही पैदा हुए। वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है, और अर्थात सिक्का मानना, उनके सामने नतमस्तक होना, हार जाना। जिन हालातों में, हालात मतलब परिस्थितियों में, जिन हालातों में पड़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, अर्थात इन हालात में विभिन्न प्रकार की जातियां संसार में अलग अलग ढंग से जो समाप्त हो गई, उनमें हम न केवल जीवित रहे, अर्थात जहाँ एक तरफ अन्य देशों की जो संस्कृतियां हैं, जो जातियां हैं, वो अपने आप को नष्ट कर दी, मिटा दी, समूल नष्ट हो गए, फिर भी हम अपने को केवल जीवित ही नहीं रखे, वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को, अर्थात ये दोनों क्षेत्र में, आध्यात्मिक के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में, बौद्धिक ज्ञान के क्षेत्र में हम अपने गौरव को सदैव बनाए रखें। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना, हमारी सामूहिक चेतना का मतलब कि अखंडता में एकता, हम अखंड होते हुए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होते हुए भी, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग धर्म जाति होते हुए भी हमारी सामूहिक चेतना जो है वह सदैव एक ही रही। कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर टिकी हुई है जो किसी तरह का कोई प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वह डिगा नहीं सकी, वह अभी आज भी उसका आधार इतना मजबूत है कि उस पर हमारे नैतिक पतन कभी होने वाला नहीं है। जो पहाड़ों से भी मजबूत, अर्थात यह ऐसे नैतिक आधार जो हमारी संस्कृति का है, हमारे देश की जो संस्कृति है और उस संस्कृति का जो नैतिक आधार है वह इतनी मजबूत है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी, अर्थात सबसे गहरा समुद्र को माना गया है, लेकिन हमारा नैतिक आधार जो है वह उससे भी गहरा और पहाड़ों से भी मजबूत और आकाश से भी अधिक व्यापक है। अर्थात
हमारा जो नैतिक मूल्य है, नैतिक आधार है, उस पर किसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और हम उसको आज तक उतनी ही मजबूती के साथ बनाए हुए हैं। इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि वैज्ञानिक विकास हो चाहे औद्योगिक विकास हो, इन दोनों विकासों के साथ साथ जो इसके उदंड परिणाम अन्य देशों में दिखाई दे रहे हैं वह हमारे देश में दिखाई न दे, बल्कि हम इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि प्राकृतिक आपदाओं में या मानवकृत आपदाओं में, इन आपदाओं में भी हम अपने इसी संस्कृति के बल पर सदैव सृजन का कार्य किए और इन्हें सृजन के कारण हमारा नैतिक विकास होता रहा और इस नैतिक विकास के कारण ही हमारा सृजनात्मक विकास होता रहा। इस तरह से हमारी नैतिकता का जो आधार है वह पूरी तरह से वह हमारे मानव मूल्यों पर टिकी हुई है, हमारी संस्कृति पर टिकी हुई है और इसी संस्कृति के बल पर हम अपने आप को काफ़ी मजबूत पाते हैं। दूसरी तरफ आगे लेखक का यह विचार है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति तथा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, अर्थात हमारे देश की संस्कृति और हमारी सामूहिक चेतना, समूह से बंधा हुआ यह चेतना सदैव जो है वही इस पर प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, अर्थात यह सामूहिक चेतना के बल पर ही हमारी नैतिक चेतना पूरी तरह से विकसित हुई है, जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए हमें सदैव सृजनात्मक कार्यों के करने में प्रेरित करती है। आपस में बंधी हुई है, जहाँ उनमें और हम और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहाँ उन सब में यह एकता है, अर्थात अलग अलग रूप, रंग, वेशभूषा, आकार प्रकार, निवास, प्रवास, यह सब अलग अलग होते हुए भी हमारी जो नैतिक चेतना का सूत्र है वह सदैव एक है, अर्थात विभिन्न प्रकार से अलग अलग होते हुए भी हम सब एक समान हैं। इसीलिए हमारी एकता का जो सूत्र है वह सामूहिक सूत्र जो है, वह नैतिक चेतना का सूत्र जो है वह हमें सदैव मजबूत रखनी है और वह मजबूत रहती है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था, अर्थात नैतिक चेतना के बल पर ही हमारे बुद्धिजीवियों ने साधारण जन को भी अपनी नैतिक चेतना के बल पर, उन साधारण लोगों को अपनी नैतिक चेतना के आधार पर और अपने नेतृत्व के आधार पर एक क्रांति की तरफ तत्पर कर दिए, जिस क्रांति का परिणाम हुआ कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अर्थात यह नैतिक चेतना के आधार पर बुद्धिजीवियों के द्वारा जनसाधारण को भी उस कदम में कदम मिला चलने के लिए प्रेरित किए, जिसके वजह से हम यहाँ से अंग्रेजों के दास्ता का जो जंजीर है उसको तोड़ने में सफल हुए और अपने आप को हम स्वतंत्र बनाए। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि हमारा जो विकास है वह नैतिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के साथ साथ हमारा नैतिक विकास भी बहुत ही आवश्यक है और इसी नैतिक विकास के लिए लेखक बार बार हमें प्रेरित करते हैं। वैसे कहा भी गया है कि मानवता के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तात्पर्य यह है कि ज्यों ज्यों हमारा विकास होता जा रहा है विज्ञान के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में, तो साथ ही साथ हमारे नैतिकता के क्षेत्र में हमारा नैतिक विकास भी होना आवश्यक है, जिसे लेखक पूरी तरह से हमारे ऊपर यह थोप देते हैं कि आपका विकास वास्तव में तभी माना जाएगा जब आपका औद्योगिक विकास के साथ साथ वह वैज्ञानिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास भी होना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वजों का नैतिक विकास और नैतिक चेतना जो था वह बहुत ही मजबूत था, जिसके आधार पर बड़े बड़े लोग इस हमारे इन नैतिक चेतनाओं के
बल पर मनीषी और विद्वानों के लोहा मानने को तैयार थे। इसलिए इन नैतिक मूल्यों को सदैव हमें विकसित करना होगा। इन्हीं सब के साथ आज का यह आपका द्वितीय भाग गद्य खंड का समाप्त हुआ और शेष अब अगले वीडियो में दिए जाएंगे। बस आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।